एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फेडरलिज्म और वो भी एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में। तो जल्दी से समझते हैं कि ये चैप्टर किस किस टॉपिक के बारे में बात करता है एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। एंड सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो देख लेते हैं फेडरलिज्म के जब भी हम लोग मीनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म, तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर या वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर हम अलग अलग लेवल पे पावर को डिवाइड करते हैं। जैसे कि जब मैं बोलती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, और फिर किसी और लेवल पे भी आपने अगर पावर दी है, जैसे इंडिया के अंदर हमने लोकल गवर्नमेंट को पावर दी है या फिर बेल्जियम के अंदर हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दी है। सो दिस इज हाउ द पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स एंड उसी को ही फेडरलिज्म बोला जाता है। तो पावर जो है डिवाइड करी जाती है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं कंट्री के यानी कि द डिफरेंट स्टेट्स, उनको भी पावर दी जाती है। दैट इज व्हाट फेडरलिज्म इन सिंपल लैंग्वेजेस। उसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की, कौन कौन से अलग अलग टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, फेडरल कंट्रीज होती हैं। तो एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत से इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि हम एक बड़ा यूनिट फॉर्म करेंगे ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सके, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को रिटेन कर सके और सॉवरेनिटी को पूल इन करेंगे। तो बच्चों ये जो है होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसी के साथ हर स्टेट के पास बराबर पावर भी होती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जब एक कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को डिवाइड करेगी बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से, एंड उसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है। ओके, फिर हमने बात करी थी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि कौन कौन सी चीजें एक फेडरल देश में मौजूद होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज टू या मोर देन टू लेवल्स, मतलब कि एक फेडरल कंट्री अगर आप किसी देश को बोल रहे हो तो वहां पे मिनिमम 2 लेवल पे तो पावर डिवाइड होगी ही, हो सकता है और भी लेवल पे डिवाइड कर दो, बट यस मिनिमम 2 लेवल्स पे तो पावर डिवाइड होनी ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि हर टियर या लेवल की जो पावर है, जो पावर है वो अलग अलग है, अलग अलग दायरा है उनकी पावर का, लेकिन दे गवर्न द सेम सिटीजंस। तो जैसे कि इंडिया के अंदर आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो आप यूपी गवर्नमेंट के तहत भी आते हैं, और आप जो है एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तहत भी आते हैं। तो हर लेवल सेम सिटीजंस को गवर्न करता है, लेकिन हर लेवल की अलग ज्यूरिसडिक्शन होती है, अलग दायरा होता है। नेक्स्ट इज कि ज्यूरिसडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, मतलब संविधान में लिखा है कि कौन से लेवल की क्या पावर होगी। नेक्स्ट इज कि फंडामेंटल प्रोविजंस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। तो अगर आपको किसी भी इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई भी चेंज लेकर आना है तो कोई लेवल अकेले वो चेंज नहीं ला सकता, कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले वो चेंज नहीं ला सकती। ऐसे किसी भी चेंज को लाने के लिए दोनों ही लेवल्स का कंसेंट आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट इज कि कोर्ट्स जो हैं बच्चों वो एक इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करते हैं। कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो अलग अलग लेवल्स की पावर है उन्हें इंटरप्रेट कर सके, अपने हिसाब से समझ सके, एंड कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट किसी भी लेवल के बीच में आती है तो वहां पर कोर्ट्स जो हैं हमारे वो एक तरीके से कंपायर की तरह एक्ट करेंगे और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हर लेवल की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, हर लेवल को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, उनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होने वाला है, यानी कि कहां से उनको पैसा मिलेगा, इस चीज को क्लियरली स्पेसिफाई करा गया है संविधान के अंदर। नेक्स्ट इज बच्चों फेडरल कोई भी कंट्री है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो देश के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करके रखना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी के बीच में यूनिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है, यूनाइटेड रखना और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखना। तो ये तो सारी की सारी हमारी बेसिक चीजें थी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी। फिर बात यहां पर आती है कि इंडिया को हम लोग एक फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, व्हाई इज इंडिया नोन एज अ फेडरल कंट्री although the word federation has not been mentioned in our constitution। although फेडरेशन शब्द कहीं पर भी लिखा नहीं गया है संविधान में, लेकिन फिर भी बच्चों इंडिया जो देश है वो फेडरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हमारे संविधान के अंदर 3 लिस्टों में पावर को डिवाइड करा गया है, वो है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही के पास पावर है उन पे लॉ बनाने की, जैसे कि डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है, लॉ बना सकती है, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, ये सारी चीजें हो गई। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीजें। नाउ द थिंग इज बच्चों
कि कॉन्करेंट लिस्ट के दिए हुए सब्जेक्ट्स पे अगर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं और कभी अगर उन दोनों का लॉ जो है आपस में कन्फ्लिक्टिंग हुआ तो किसका लॉ माना जाएगा? तो उस केस में हमेशा यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चलती है। उसी के साथ एक और लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट को भी बनाया गया है, जो कि नई नई लिस्ट है, ताकि आजादी के बाद बच्चों, सॉरी आजादी नहीं, जब संविधान बन चुका था उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स आते रहे वो सारे सब्जेक्ट्स को इस रेसिडुअरी लिस्ट में लिखा गया, और यहां पर भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उन पे लॉ बनाने की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे सब्जेक्ट्स इस रेसिडुअरी लिस्ट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई भी चेंज लाना आसान काम नहीं है, यूनिलैटरली तो वो चेंज लाया नहीं जा सकता। साथ ही में अगर ऐसा कोई भी चेंज लाना है तो वहां पर सबसे पहले जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर 2/3 मेजोरिटी से आपको उसे पास कराना होगा। उसके बाद जितने भी हमारे भारत देश के स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, उसमें से मिनिमम आधे स्टेट्स यानी कि 14 स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर में उसको रैटिफाई कराना होगा, कंसेंट लेना होगा सभी का, ठीक है। उसको जो है एक तरीके से ऑफिशियली साइन करना होगा कि हाँ वी हैव रैटिफाइड इट, वी हैव कंसेंटेड ऑन दिस थिंग टू बी पास्ड, और फिर जाकर बच्चों वो चीज कहीं ना कहीं आपका एक चेंज आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। साथ ही में हमारे जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वहां पर जुडिशरी आती है और वो जो है उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहां पर आती है कि किस तरीके से फेडरलिज्म को हमारे देश में प्रैक्टिस करा जाता है। सबसे पहला तरीका है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो बच्चों जब हमारा जो देश आजाद हो गया था, सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमने अपने साथ शामिल कर लिया था, उसके बाद बात आती है कि किस तरीके से अब स्टेट्स नए जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो वहां पे बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि हमें तो लैंग्वेज के बेसिस पर ही स्टेट को बनाना है। तो इस वजह से बच्चों हमारे पहले तो नेशनल लीडर्स डरे हुए थे कि कहीं इससे देश में बंटवारा ना हो जाए, अलगाववाद की भावना ना आ जाए लोगों के अंदर, बट स्टिल दे कंसेंटेड टू इट। एंड फिर हम देखते हैं बच्चों के हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इंडिया का यही बताता है कि इससे कंट्री पीसफुल ही रही है। उसी के साथ बहुत से स्टेट्स कल्चर एथनिसिटी उन बेसिस पे भी बनाए गए हैं, झारखंड, नागालैंड, ये सब स्टेट्स। उसी के साथ नेक्स्ट चीज आती है लैंग्वेज पॉलिसी। तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको प्रमोट करना सरकार करती रहती है, उसको प्रमोट, बट प्रमोशन का मतलब इम्पोजिशन नहीं है, किसी पे उस भाषा को थोपा नहीं जा रहा है। जहां पर वो लोग भाषा नहीं बोलते हिंदी, तो वहां पे किसी पे थोप नहीं रहे हैं हम हिंदी को। उसी के साथ बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज बंद हो जाना था, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे लोग इंग्लिश भाषा बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी कैन नॉट स्टॉप द यूज ऑफ इंग्लिश, एंड फिर हमारे लीडर्स मान गए और इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसी के साथ साथ 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंडिया में मौजूद हैं, एंड जिसमें बहुत सारी हमारी डाइवर्स लैंग्वेजेस आती हैं। तो इससे हम हर किसी को ही जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक बेसिस पे हर किसी को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फिर लास्ट चीज आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि बच्चों किस तरीके से हमारी रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट्स जो है फॉलो करती हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को। हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद एक बहुत लंबे समय तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, सेंटर पर भी स्टेट पर भी, और अगर कोई भी दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी किसी स्टेट में तो कांग्रेस पार्टी गलत तरीके का इस्तेमाल करके उनको डिसमिस कर देती थी। बट आफ्टर 1990s वी हैव सीन अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि आया है कोalition गवर्नमेंट्स की वजह से, जहां पर कोई भी एक इकलौती गवर्नमेंट, अपनी इकलौती पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी और फिर बहुत सारी पार्टीज को साथ में मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती थी। इससे बहुत सारी अलग अलग पार्टीज को जो है पावर मिली है बच्चों, और कहीं ना कहीं हमारा जो पावर शेयरिंग का कल्चर है वो भी देखने को मिला है इंडियन पॉलिटिक्स में, और जो स्टेट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है वो भी ज्यादा एनहांस हुई है। उसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो हमारा इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर हर स्टेट इतना बड़ा है और हर स्टेट के अंदर जो इंटरनली इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के होने से तो काम नहीं चलेगा, हमें और भी पावर डिवाइड करने की विद इन द स्टेट जरूरत है। जिस वजह से हमने बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन करी है, विच मीन्स हमने जो है सेंटर और स्टेट से थोड़ी सी पावर लेके लोकल गवर्नमेंट्स को दी है, ठीक है। तो इंटरनली क्योंकि स्टेट्स बहुत डाइवर्स है तो उसमें भी पावर शेयर करने की जरूरत पड़ी, जिस वजह से एक थर्ड लेवल जो है सरकार का, लोकल गवर्नमेंट, उसको भी ऐड कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल शब्दों में यही मतलब होता है कि पावर जो है सेंटर स्टेट से थोड़ी सी लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, ताकि लोकल गवर्नमेंट और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त बन जाए। नाउ हम लोग देखते हैं बच्चों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं उनको जो है लोकल लेवल पे ही बेस्ट सेटल किया जा सकता है, ताकि वहां पे भी जो लोग हैं वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेट करें और निर्णय लें। साथ ही में हम लोग देखते हैं लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत लंबे समय तक आती थी, वहां पे इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे और उनके पास कोई भी पावर और रिसोर्सेज खुद के नहीं थे, जिस वजह से एक अमेंडमेंट लाई जाती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ये अमेंडमेंट लाई गई थी।
और बच्चों इस अमेंडमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करी गई थी और सारी समस्याओं का समाधान लाने की कोशिश करी गई थी। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे करी जाती है, तो इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, कि हर 5 साल में इलेक्शन होके रहेंगे, मैंडेटरी कर दिया। दूसरी चीज, सीट्स को रिजर्व करा गया इलेक्टेड बॉडीज में लोकल गवर्नमेंट में, किसके लिए? एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। 1/3 सीट्स जो है महिलाओं के लिए भी रिजर्व करी गई। उसी के साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट में बनाया गया, ताकि वहां पर स्टेट के जो इलेक्शंस है वो भी एक फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराए जा सके। स्टेट गवर्नमेंट्स को अब रिक्वायर्ड है कि वो अपने कुछ पावर्स और रिसोर्सेज जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट में ज्यादा, किसी स्टेट में कम। साथ ही में बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग अगर देखें रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पर होता है पंचायती राज सिस्टम, जो कि गांव से लेकर एक जिले तक यानी कि डिस्ट्रिक्ट तक देखने को मिलेगा। तो ग्राम पंचायत होती है, जो एक पंचायत में एक बहुत बड़े गांव में या फिर कुछ 2-3 गांव को मिलाकर जिस एरिया में बनाई जाती है, तो ग्राम पंचायत उस इलेक्टेड बॉडी को बोला जाता है। बहुत सारी ग्राम पंचायत से एक ब्लॉक लेवल पे जब आती है, वहां पर इलेक्टेड बॉडी को बोला जाता है ब्लॉक या पंचायत समिति। और बहुत सारे ब्लॉक्स और पंचायत समिति जिस उसमें आते हैं जिले में, वहां की इलेक्टेड बॉडी को बोला जाता है जिला परिषद। इसके बाद बच्चों बात की जाती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टाउन्स में और ये जो है बिग सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के इलेक्टेड हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोला जाता है और यहाँ के इलेक्टेड हेड को मेयर बोला जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो आज भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट फेस कर रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व नहीं हो गई हैं। इफ वी सी इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हो तो रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सभा है, जो इलेक्टेड, जो हमारे 18+ ईयर्स की बॉडी होती है, जो कि वोटर्स होते हैं बच्चों बेसिकली पंचायत के अंदर, उनकी मीटिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही। साथ ही में बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स है जिन्होंने अभी तक बहुत सी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करी हैं, ना ही एडिक्वेट रिसोर्सेज ट्रांसफर करे हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा समराइज्ड फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।